डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम चार्ल्स हीले है और मैं इंग्लैंड के शहर लंदन का रहने वाला हूँ। और मैं अपनी ज़िंदगी से कहूँ ज़्यादा खुश भी नहीं हूँ, ज़्यादा दुखी भी नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी बाकियों की तरह ही है, बस मुझे इसी चीज़ का दुख है। हर रोज़ सुबह 9 बजे से 5 बजे तक काम पर, और उसके बाद घर आकर भी मैं सोचता रहता हूँ क्या मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी इसी तरह से गुजर जाएगी। सोचा करता हूँ कि ज़िंदगी में क्या मैं कभी एडवेंचर कर पाऊँगा, लेकिन मैं डरपोक इतना हूँ, छोटी छोटी चीज़ से डर जाता हूँ। 2 मंजिला इमारत पर अगर मैं बाहर की तरफ देखना शुरू हो जाऊँ, सर घूमने लगता है और कभी कभी चक्कर भी आ जाते हैं। अगर मैं कोई ऐसी वीडियो देख लूँ जिसमें मुझे खून नज़र आ जाए तो मैं बेहोश हो जाता हूँ। मैं क्या कहूँ, अब मेरा दिमाग ही कुछ ऐसा है कि ऐसी चीज़ों से मैं डर जाता हूँ। शायद भगवान ने ये चीज़ मेरे दिमाग में डाल रखी है। मैंने कोशिश की है इसे बदलने की। मेरे कई दोस्त कहते हैं तू छुटमुट चीज़ों से डर जाता है, उसका सामना करने की कोशिश कर। मैं कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन मैं हर बार घबरा कर बेहोश हो जाता हूँ, इसीलिए अब उनसे दूरी बनाने लगा हूँ। मेरे दोस्तों की संख्या काफ़ी कम है। ऐसा नहीं है मैं बहुत अजीब हूँ, मैं बाकियों की तरह ही हूँ। मजाक करने की कोशिश करता हूँ, फ़नी रहने की कोशिश करता हूँ, और अपने जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ वहाँ पर एक लड़की को पसंद भी करता हूँ, लेकिन वो हमेशा मुझे देखकर हंसती रहती है और जवाब मुझे ना ही देती है। मैं सिर्फ उसी के पीछे नहीं पड़ा, मैं कई बार क्लब भी जाता हूँ, ज़्यादातर वीकेंड्स में, और वहाँ कई लड़कियाँ भी आई होती हैं। कई लड़कियों से बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता, इसीलिए हर बार मुझे ना का ही सामना करना पड़ता है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊँ जो ज़िंदगी मेरी बिखरी पड़ी है, शायद वो समेट पाए। मैं खुद तो समेट नहीं पा रहा हूँ। इसी तरह पिछले 7 सालों से मैं काम करता आ रहा था और मैं हमेशा सोचा करता था कब मेरी ज़िंदगी बदलेगी, कैसे मेरी ज़िंदगी बदलेगी, कब मेरी सोच बदलेगी और कब मैं बड़ी बड़ी चीज़ें कर पाऊँगा। शायद दिल को खुश करने के लिए हमेशा बस सपने ही लिया करता था। 13 दिसंबर साल 2017 मैं अपने घर में था और ये लगभग शाम के 7 बजे का वक्त था। कल 14 तारीख थी और ऑफिस में मीटिंग होने वाली थी और मैं उस मीटिंग की तैयारियों में लगा हुआ था। जितना भी पेपर वर्क था वो मैंने कर लिया था। मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ 16 मंजिलें हैं और मैं 7वीं मंजिल पर निवास करता हूँ, और यहाँ से बाहर झांकने की कभी हिम्मत नहीं करता। बार बार बेहोश थोड़ी ना होना चाहता हूँ। मैं अपने उस अपार्टमेंट में बैठा हुआ सभी पेपर वर्क करने के बाद सोच रहा था अब क्या करूँ। दिल को बहलाने के लिए मैं क्या करूँ? क्या किसी क्लब में जाऊँ, थोड़ी सी शराब पी कर आऊँ, या घर में ही बियर लेकर आता हूँ और पार्टी करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं फ़ोन करूँ तो किस दोस्त को करूँ, बाकी भी तो काम में लगे होंगे। बड़े शहर में पैसे तो होते हैं, लेकिन आपके पास समय बहुत कम रह जाता है, और जब आप नौकरी करने लगते हैं तो समय कहाँ जाता है आप समझ ही नहीं पाते। वो 8 बजे तक मैं सोचता ही रहा, और जब समय ज़्यादा हो गया तब ठंड भी बाहर बहुत ज़्यादा थी, और तब मुझे लगा अब बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो अब घर में ही कोई खाना बनाता हूँ। खाना बनाने के बाद मैं जल्दी सो जाऊँगा ताकि कल जल्दी उठ पाऊँ। सुबह सुबह सैर करने का सपना काफ़ी समय से सपना ही रह चुका था। 1 महीने से ऑफिस में इतना काम किया कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाया करता था, सुबह उठ नहीं पाता था। इस बार मुझे समय मिला है तो जल्दी सो जाता हूँ। सुबह सैर करने के लिए जाऊँगा। जो मेरे थोड़ा सा मोटापा शरीर पर चढ़ चुका है, शायद वो चर्बी थोड़ी सी कम हो जाए। वैसे मैं ज़्यादा मोटा नहीं हूँ,
लेकिन जो गर्दन है वो थोड़ी मेंढक जैसी दिखने लगी है, जिसे मैं कम करना चाहता हूँ और मुझे लगता है लड़कियाँ मेंढकों को पसंद नहीं करती, इसीलिए दोबारा इंसानी शरीर के आकार तक पहुँचना होगा मुझे। तो मैंने जल्दी से खाना बनाया, खाकर मैं बेड पर लेट गया। हमेशा देर रात सोने की आदत थी, आज जल्दी सोने की कोशिश कर रहा और मुझे नींद नहीं आ रही। लेकिन अगर आप बोरिंग काम करने लगो तो आंखों में नींद चढ़ने लगती है, इसीलिए मैं घटिया वाली किताब उठाकर उसे पढ़ने लगा। कुछ पन्नों में मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह 6 बजे जब मेरी आंख खुली, साथ में पड़ी उस घड़ी को देखकर खुशी हुई। आज मैं जल्दी उठ गया था, इसीलिए नीचे गार्डन में मैं सैर करने के लिए जा सकता था। जल्दी जल्दी मैं कपड़े पहनकर नीचे की तरफ भागा। लिफ्ट के जरिए नीचे जाते वक्त मुझे हर रोज़ डर लगा करता था। मैं अपने दिल को संभाल लिया करता था और आज भी मैं कुछ ऐसा ही कर रहा था। बहुत कम बार ऐसा होता है जब मैं लिफ्ट में अकेला होता हूँ। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ इस लिफ्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और यहाँ हमेशा ज़्यादातर 2 से 3 लोग लिफ्ट में रहते हैं। जब मैं लिफ्ट में जाता हूँ जानबूझकर मुस्कुराने की कोशिश करता हूँ ताकि अपने दर्द को छिपा सकूँ। इस बार ये लिफ्ट खाली थी तो मुझे खुशी हुई। नीचे पहुंचते ही सबसे पहले मुझे उस सिक्योरिटी गार्ड से मिलना था ताकि मैं आगे की तरफ जा पाऊं, वहां रजिस्टर में साइन कर पाऊं। जब मैं नीचे पहुंचा सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद ही नहीं था, कोई मौजूद नहीं था। तो मुझे लगा अब चला जाता हूँ, बाद में आकर उसे बहुत ज़्यादा डांटूंगा, कहूँगा तुम नहीं थे यहाँ, मेरे पास समय थोड़े ना है फालतू वाला, मैं बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हूँ, मेरे पास एक सेकंड की कीमत बहुत ज़्यादा मिलती है। ये सोचकर मैं सीधा गार्डन की तरफ गया। ये जो बड़ा गार्डन कई बिल्डिंग्स के साथ बना हुआ था, ये लंबा काफ़ी ज़्यादा था। सुबह सुबह यहाँ पर लोगों की भीड़ रहती है, आज बिल्कुल खाली, कोई इंसान इस गार्डन में नज़र ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब शराब पीकर कल अपने घर में ही सिमट गए हों, बाहर निकलने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। हैरान था, पहली बार इस गार्डन में अकेला घूम रहा था। हमेशा इस भीड़ में मुझे थोड़ी सी चिड़न होती है, बाकियों से थोड़ा थोड़ा मैं दूर रहता हूँ, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे खाली खाली आकाश, खाली खाली घास, मैं अकेला उस घास पर लौट भी सकता था, कोई बोलने वाला नहीं था। इसके बाद जैसे जैसे मैं गार्डन में आगे जाता गया, मुझे ऊपर कहीं भी कोई इंसान दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा था, जैसे हर कोई शहर को छोड़कर दूर ही चला गया हो। हैरानी थी। मैंने जेब में हाथ डाला, अपने मोबाइल को बाहर निकाला और देखा क्या मैं गलती से बाहर तो नहीं आ गया, ये रात का समय तो नहीं, कोई धूमकेतु तो नहीं चमक रहा जिस कारण मुझे लग रहा है ये दिन हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर मैंने सुबह सुबह अपने किसी दोस्त को फ़ोन लगाने की ठानी। मैं हर बार जब सुबह सुबह बाहर सैर करने के लिए जाया करता था, किसी न किसी कमीने दोस्त को फ़ोन ज़रूर लगाया करता था ताकि उसे परेशान कर पाऊँ, सोने ना दूँ। मेरे वो दोस्त ज़्यादातर शाम के वक्त एक्सरसाइज किया करते थे जिम में, और मैं उन्हें चिढ़ाने के लिए सुबह फ़ोन करता था ताकि उनकी नींद ख़राब कर पाऊँ। एक दोस्त को फ़ोन किया, दूसरे दोस्त को फ़ोन किया, 5 दोस्तों को फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं। ज़बान पर मेरे कई गालियाँ थी जो मैं बस निकालना चाहता था। जब किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं, खुद को ही वो गालियाँ देकर मैं समझाने लगा मैं ही ऐसा हूँ, वो फ़ोन तो उठाते ही नहीं। फिर लगभग आधे घंटे तक मैं वहाँ पर घूमा था और आधे घंटे तक कोई अपनी बिल्डिंग से बाहर ही नहीं निकला। अब समय बीता जा रहा था, मुझे जल्दी से जाकर खाना तैयार करना था, नहाना था, जो थोड़ा बहुत पसीना आ गया था इस ठंड में भी मुझे वो जल्दी से साफ़ करना था। बदबू लेकर ऑफिस में मैं नहीं जा सकता था। मैं जब उस बिल्डिंग की लिफ्ट तक पहुंचा, फिर से मैंने देखा सिक्योरिटी गार्ड कहाँ पर है। सिक्योरिटी गार्ड वहाँ था ही नहीं, कहाँ चला गया? ये सही से काम नहीं करते। इस बिल्डिंग में हमेशा एक सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। 3 सिक्योरिटी गार्ड हैं जो 8-8 घंटे की शिफ्ट लगाते हैं और यहाँ हर बार एक मौजूद ज़रूर होता है। इस बार कोई था ही नहीं। लिफ्ट के ज़रिए जब मैं अपने फ्लोर तक पहुँचा, मैंने देखा साथ वाले कई जो अपार्टमेंट थे उसके बाहर भी कोई मौजूद नहीं, जैसे सन्नाटा सा घिर गया था।
मैं अपने अपार्टमेंट में गया, नहाया, उसके बाद थोड़े कपड़े धोने वाले थे वो धोए, खाना खाया। लगभग 8:30 बजे तक मैं तैयार हो गया था। लिफ्ट के सहारे जब मैं नीचे पहुंचा, उसके बाद मैं चलकर सड़क तक गया। कोई भी इंसान हमारी उस बिल्डिंग में था ही नहीं, मुझे मिला ही नहीं, जैसे हर कोई बिल्डिंग को छोड़कर वहां से दूर चला गया हो। जब मैं सड़क पर पहुंचा, मैंने जिंदगी में कभी सड़क को इस तरह से खाली नहीं देखा। ना तो सड़क पर कोई गाड़ी चल रही थी, ना बस, बिल्कुल शांति, जैसे लॉकडाउन लग गया हो। मेरे हाथ पांव कांप गए थे। भाई लॉकडाउन तो नहीं लग गया? मैं न्यूज़ नहीं देखता, पागल हूँ मैं, न्यूज़ देखनी चाहिए। कहीं आज लॉकडाउन तो नहीं था? जल्दी से भागकर अपने कमरे में चला जाता हूँ, कहीं मुझे कोई पकड़ ही ना ले। मैं पीछे की तरफ भागा। जल्दी से अपनी बिल्डिंग में आकर एक दीवार के पीछे सटकर मैं मोबाइल खोलने लगा। ताज़ा न्यूज़ देखना चाहता था, लेकिन एक सबसे हैरानीजनक बात, न्यूज़ अपडेट नहीं हो पा रही थी। कल शाम तक की न्यूज़ थी, उसके बाद की नई न्यूज़ अपडेट हुई ही नहीं थी। किसी वेबसाइट पर नहीं, किसी न्यूज़ ऐप पर नहीं, जैसे आज सुबह किसी ने काम किया ही नहीं। मैं हैरान था, कोई लॉकडाउन की खबर थी ही नहीं। मैं अपने अपार्टमेंट में गया, वहाँ जाकर मैंने टीवी चलाया। कोई टीवी चैनल नहीं चल रहा था, सभी बंद पड़े थे। और ये बिल्कुल अजीब चीज़, कोई न्यूज़ चैनल तक काम नहीं कर रहा था, हर जगह नो सिग्नल। फिर मैं दोबारा बाहर आ गया। मैं जानना चाहता था आखिर क्या घटना हो गई है जो सब कुछ बंद पड़ा है। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे पता ही नहीं? जान पहचान वालों को नीचे पहुंचकर मैंने फ़ोन लगाने शुरू कर दिए। कुछ के फ़ोन पर रिंग जा रही थी, जबकि कुछ ने फ़ोन स्विच ऑफ किए हुए थे। मैंने जितने भी फ़ोन लगाए, किसी ने उठाया ही नहीं। मैं किससे बात करूं? मैं इसीलिए अपनी ही उस बिल्डिंग के कई दरवाज़ों तक पहुंचा। कई अपार्टमेंट के दरवाजे मैंने बेल बजाई, कोई बाहर नहीं आया। बहुत कोशिश की, लगभग 15 से 20 मिनट तक। फिर मुझे लगा यहाँ इस इलाके में कुछ हुआ होगा। बेवजह मैं डरे जा रहा हूँ। अगर मैं ऑफिस में सही समय पर नहीं पहुँचा ना, बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है। मैं जल्दी से चलता हूँ। मैं सड़क तक पहुँचा। उसके बाद मैं इंतज़ार करने लगा, कोई बस आएगी, टैक्सी आएगी, कुछ तो आएगी। मैंने ओला पर बुक करने की कोशिश भी की थी। एक कैब बुक तो हो रही थी, लेकिन अवेलेबल कोई भी नहीं थी। समय आने पर वो बुक होती, और वहाँ अवेलेबल थी ही नहीं, तो समय बीता जा रहा था। मैंने चलना शुरू कर दिया। उस सड़क से थोड़ा दूर जाऊँगा, कहीं ना कहीं कोई बस मिल जाएगी, कोई टैक्सी मिल जाएगी। ये सोचकर मैं आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। उस सड़क से 1.5 किलोमीटर आगे तक चला था मैं। दूर दूर तक कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था, कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। इसके बाद मुझे लगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा। सामने एक जगह एक 24/7 ग्रॉसरी स्टोर था, और मुझे लगा यहाँ तो कोई होना चाहिए। यहाँ से अगर कोई गया है तो कुछ लिख कर तो गया होगा ना। मैं जब उस ग्रॉसरी स्टोर में पहुँचा, वहाँ एक लड़का था जो रिसेप्शन टेबल पर सोया हुआ। मुझे लगा ये सो रहा है, इसे अभी उठाता हूँ, जगाता हूँ, पूछता हूँ तुम सो रहे हो काम के वक्त। मैं जैसे ही उसे उठाने के लिए गया, उसे हिलाया, काफ़ी झटके दिए। मैं उसे हिलाता जा रहा था, लेकिन वो उठ नहीं रहा था, जैसे बेहोश हुआ पड़ा हो, जैसे मर गया हो। मैं उसे हिलाता गया, उसके हाथ चेक किए, गर्दन चेक की, नब्ज नहीं चल रही थी, वो सच में मुर्दा था, वो मर गया। ये बात ने मुझे जैसे हिला कर रख दिया था। इस स्टोर में कोई और नहीं है क्या? क्या यहाँ कोई है? देखो देखो, आदमी की मौत हो गई, लगता है इसे दिल का दौरा पड़ा है। मैं आवाज़ें लगाता रहा। उसके बाद मैंने एम्बुलेंस को कॉल की थी। फ़ोन पिक नहीं कर रहा था कोई, और ये चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा डरा दिया। मैंने इमरजेंसी नंबर पर भी कॉल किया, लेकिन कोई भी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था, रिप्लाई नहीं दे रहा था। इसीलिए मैं समझने पर मजबूर हो गया कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। मैं अब उस ग्रॉसरी स्टोर में ढेरों जगह पर गया जहां किसी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पीछे वाले वो बाथरूम्स के बाहर एक लड़का जो ज़मीन पर लेटा हुआ, देखने में वो सोया हुआ लग रहा था। जब नब्ज चेक की, वो मरा हुआ था। 2 लोग ग्रॉसरी स्टोर में मारे जा चुके हैं और किसी को भनक तक नहीं। क्या हुआ जो कोई घरों से बाहर नहीं निकल रहा? कोई आतंकवादी हमला तो नहीं हुआ? कोई ऐसा जैविक हथियार का हमला तो नहीं हो गया जो यहाँ सड़कों पर लोगों को मार दिया और जो बचे यहाँ से भाग निकले? मैं
ग्रॉसरी स्टोर से बाहर आ गया था, घबराया हुआ, डरा हुआ, किसी से मदद मांगना चाहता था, लेकिन दूर दूर तक कोई नज़र ही नहीं आ रहा। मैं उसके बाद सामने वाले एक रेस्टोरेंट में गया, कोई नहीं दिखा। उसके बाद पास के ही एक कसीनो शॉप में गया, वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया। जैसे यहाँ से हर कोई गायब हो गया था। कहाँ गए सब? फिर सामने बने उस घर में वो जो बूढ़ा आदमी था, वो हमेशा मुझे बाहर मिला करता था। जब भी मैं शाम को घूमने के लिए निकला करता था, वो हमेशा मुझसे पूछता था, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनी या नहीं? मैं मायूस चेहरा दिखाकर उसे नज़रें नीचे झुका लेता और वो कहता हमेशा, कोई बात नहीं, ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई लड़की तुम्हारे लिए भी बनी होगी जो बिल्कुल तुम्हारे प्यार में गिर जाएगी और तुम भी हमेशा के लिए उससे प्यार करोगे। वो मुझे ये कहा करता था और वो हमेशा घर का दरवाज़ा खुला रखता था, जब भी तुम्हारा मन करे घर में आ जाया करो। आज मेरा मन कर रहा था। मैं अमूमन उसके घर कभी नहीं जाता था, हमेशा बाहर मिलता था। वो हमेशा कहता था घर में कभी आना, और मुझे लगा आज शायद वो दिन है। उसके पास जाता हूँ ना, दरवाज़ा खुला है। मैं भागता हुआ वो दरवाज़ा खोलकर जब उसके घर के अंदर गया, वहाँ मुझे वो दिखा ही नहीं। जब मैं उसके बेडरूम तक पहुँचा, वो वहाँ सोया हुआ था। मैं उसे जगाना चाहता था। जैसे ही हिलाने लगा, शरीर थोड़ा थोड़ा ठंडा था। मैंने उसकी नब्ज़ चेक की, वो मरा हुआ था। उसके दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी और ये मेरे लिए एक और बड़ा झटका था। हो क्या रहा है यहाँ लोग मर चुके हैं। कैसे? क्या यहाँ सब मर चुके हैं? मैं उसके बाद पास के घरों के दरवाज़ों को कंधों से तोड़ तोड़ कर घरों के अंदर गया और वहाँ हर जगह मुझे मरे हुए लोग मिले। लाशें दिख रही थी, कई गलियों में दिखीं जो छोटी वाली गलियाँ थी। वहाँ रात के वक्त भी कई बार लोग काम किया करते थे। वहाँ जैसे उन मशीनों के पास गिरे हुए लोग, सड़कों पर लेटे हुए लोग, किसी की भी दिल की धड़कन नहीं चल रही थी, जैसे हर कोई मर गया था। रात को क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये बात का मुझे जवाब चाहिए था, लेकिन बताने वाला कोई इंसान तो मिलता। मैं इधर उधर झांकता रहा, सड़कों पर भागता रहा। उसके बाद मैं छोटी वाली गलियों से निकलकर भी देखना चाहता था, कहीं तो कोई मिल जाए। अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ किसी इंसान की ही थी और एकदम दिल में जैसे खुशी की लहर दौड़ पड़ी। शायद मेरे जैसे कई और लोग भी होंगे। पीछे एक कब्रिस्तान था। ये आवाज़ कब्रिस्तान से आई थी। रात का वक्त होता, शायद मैं डर जाता। शायद अमूमन मैं वहाँ कभी जाता ही नहीं, लेकिन वक्त बदला हुआ था, हालात बदले हुए थे। मैं कब्रिस्तान के गेट को खोलकर देखने लगा कौन है जिसकी आवाज़ सुनाई दी। भागा मैं और मुझे 2 आदमी नजर आए। वो 2 आदमी उस कब्रिस्तान के पीछे वो बड़े वाले झोंपड़े के अंदर थे। वो खिड़की से बाहर की तरफ झांक रहे, फिर से डरकर पीछे को हो जाते। दूर से मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ था। मैं उसकी तरफ भागा। जैसे ही वो पुराना सा लकड़ी का गला हुआ दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर पहुंचा, वो 2 आदमी ज़रूर थे, लेकिन उनके कपड़े बड़े गंदे से थे, देखने में चोरू चक्के से लग रहे थे। उनके जो चेहरे थे वो भी जैसे पूरी तरह से सफ़ेद पड़े हुए। उनके सर पर आधे बाल थे, आधे जैसे झड़ चुके थे, किसी बीमारी से ग्रस्त लग रहे थे। लेकिन जब आपको कोई इंसान दिखे ही ना, तो ऐसे लोगों पर भी भरोसा करना पड़ता है। मैंने उनसे सवाल किया, क्या हो रहा है यहाँ? बहुत लोगों की लाशें देखी मैंने। फिर वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर मेरी तरफ देखकर बोले, कौन हो तुम तो बड़े सही से लग रहे हो। मैंने कहा, सही? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ। जब मैंने ये शब्द कहे, दोनों के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट देखी थी मैंने। वो मेरी तरफ भागे और मुझे डर सा लगा। जब कोई आपकी तरफ इस तरह से भागे ललचाया हुआ, तो आपको डर लगना जायज़ है। मैं उस दरवाजे से बाहर की तरफ निकल आया और वो दरवाजे तक ज़रूर पहुँचे। जैसे ही उन्होंने अपने आप को दरवाजे के बाहर करने की कोशिश की, वो ज़रा सी रोशनी थी जो बाहर से पड़ रही, ज़रा सी रोशनी। अभी अच्छी तरह से सूरज नहीं चढ़ा था, लेकिन हालत उनकी ऐसी थी जैसे वो सड़ रहे हो, उन्हें दर्द हो रहा हो। वो रोशनी से परेशान हो रहे थे और चीखते चीखते दरवाज़ा लगाकर अंदर चले गए और खिड़की से बाहर की तरफ झांकने लगे। शरीर पर उनके जैसे
आग सी लगी थी, चमड़ी उनकी जली थी। और फिर मैं खिड़की के बाहर उनको देख रहा। वो जिंदा नहीं लग रहे थे, जैसे लाशें उठ खड़ी हुई हों। यह बात ने मुझे डरा दिया था। भागा मैं तब कब्रिस्तान से बाहर काफ़ी दूर। वहाँ एक बड़ा कारखाना था। वो कारखाना था लकड़ी का। वहाँ मेरा एक दोस्त मुझे जानता था। मैं बार बार उसे फ़ोन लगाता गया, उसने फ़ोन उठाया नहीं। मुझे लगा काम पर तो पहुँचा होगा, अगर वो ठीक होगा तो यहीं मिलेगा। उस बड़े कारखाने के अंदर जब मैं गया, वहाँ रोशनी नहीं थी, अंधेरा था, लेकिन लोगों की आवाज़ें आ रही। मैं तब आवाज़ लगाकर कहने लगा, एल्फ्रेड, गाओ तुम, एल्फ्रेड, क्या तुम यहीं पर हो? वहाँ करीबन 20 से 22 लोग थे। वो इधर उधर से निकले और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा वो मेरे पीछे पड़ गए। उनकी हालत ठीक नहीं थी। कुछ की बाजू की हड्डियां तक नजर आ रही, जैसे कंकाल से थे, जैसे मुर्दे थे। जब मैं बाहर रोशनी में आ गया, वो अंधेरे से बाहर नहीं निकल रहे थे। दरवाजे पर भीड़ बनाकर खड़े हो गए, जबकि उनमें से एक को धक्का देकर उन्होंने रोशनी में गिरा दिया बाहर। रोशनी में पहुंचते ही उसका शरीर ऐसे जला जैसे कागज को बहुत तेज आग में फेंका जाए। 1 मिनट में राख बन जाती है, उसकी भी राख बन गई। और बाकी घबरा गए, डर गए, लेकिन कुछ समय बाद हंसने लगे। हंस हंस कर मेरी तरफ देखे जा रहे थे और मैं डरा डरा सा पीछे हटने लगा। फिर एक ने कहा था, कब तक बचोगे, कब तक? ये हमारा दिन है। मैं वहाँ से बहुत दूर भागा था, बहुत ज़्यादा दूर। मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, इसीलिए मैं सड़क पर आ गया। खाली सड़क को देखकर दिल में खुशी हो रही थी, लेकिन गम भी था। आखिर लोगों के साथ क्या हुआ है और ये मुर्दे यहाँ पर कहाँ से आ गए? कुछ समझ नहीं आ रहा था तो दिमाग में ख्याल आया, पुलिस स्टेशन चलता हूँ। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाकर कुछ पता करने की कोशिश करता हूँ। अब पुलिस वाले हमारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मैं बड़ी मुश्किल से चलकर उस तरफ गया था और वहाँ कई जगह मुझे कई लोग गिरे हुए मिले। मैं उनसे डर जाता, लेकिन जब उनके कपड़े देखता तो समझ में आ रहा था मुझे, ये वो होमलेस हैं जो यहाँ गिरे हैं। जिंदा कोई भी नहीं था, कोई भी जिंदा नहीं था, लेकिन कई जगह अंधेरों में मुझे आवाज़ें आती और तब मैं समझ जाता उन अंधेरों में वो मुर्दे हैं जो छिप कर बैठे हैं। वो रात होने का इंतज़ार तो नहीं कर रहे। जब इस ख्याल ने मुझे अंदर तक हिलाया था तो मैं बस वहाँ से भाग निकला। कोई ज़िंदा नहीं मिला। पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद मुझे सबसे बड़ा दुख इस चीज़ का लगा, पुलिस वालों की लाशें पड़ी थी, कभी इधर कभी उधर, हर जगह। लॉकअप में जो बंद थे वो भी मरे हुए, जिंदा कोई नहीं था। वो भीड़ लाशों की थी, लेकिन वो हिलाने पर भी हिलते नहीं। लेकिन वहाँ अंधेरे में मुझे एक आदमी मिला जो आधा कटा हुआ था, आधा जैसे बिल्कुल नीचे की तरफ और आधा बिल्कुल सीधा। जैसे वो लाश उठ खड़ी हुई थी और मुझे देखने के बाद उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन मुंह फटा था, शब्द बाहर नहीं आ रहे। फिर वो मेरे पीछे भागने लगा। मैं तो चीख कर उससे भी काफ़ी दूर निकल आया था और उसके बाद जब मैं बाहर आया, रोते रोते मेरा बुरा हाल हो गया था। किसे बताऊं अपना गम, किसे बताऊं? कोई जिंदा नहीं बचा है। क्या सच में सब मर गए? अगर सब मर गए तो मैं कैसे बच गया? जब 1 घंटे तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे लगा ये शायद मेरा भी आखिरी दिन तो नहीं। तो मैं मज़े करता हूँ ना, ढूंढता हूँ कोई ऐसी जगह जहाँ शराब मिल जाए, ढूंढता हूँ कोई ऐसी जगह जहाँ कुछ खाने को मिल जाए। वैसे भी मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी है। मैं ग्रॉसरी स्टोर में गया था, एक एक करके सामान उठाता जा रहा था। कैमरे हर जगह थे, लेकिन पकड़ने वाला तो कोई होता ना। चिप्स के पैकेट, वहाँ फ्रोज़न मीट मैंने भर भर के बैग में डाला। अब उसे अपने पीठ पर टंगे उस बैग में डाल मैं बाहर निकला। वहाँ सायरन बज रहे थे। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें टैग लगे होते हैं, अगर बिना बिल करवाए उन्हें बाहर लेकर जाओ तो सायरन बजने लगते हैं। मैं रुक गया वहाँ, सायरन बजे हैं, कोई ना कोई तो आएगा पकड़ने के लिए। कोई नहीं आया 10 मिनट तक। कोई कैसे आता? जिंदा होता तो आता ना। तो मैं वहाँ से दूर निकल गया।
पैकेट को हाथ में पकड़े खाते हुए, लाशों को देखते हुए। जिन चीज़ों से हमेशा मैं घबराया करता था, आज खुद को बचाने के लिए वो चीज़ों से भी डर नहीं लग रहा था। लेकिन किसी की भी मौत ऐसा नहीं लग रहा था किसी खास कारण से हुई हो। सब जैसे दिल का दौरा पड़ने के कारण या बस लेटे लेटे ही मर गए हों। बड़ी शांत और आसान मौत मिली होगी सबको। मैं जिंदा क्यों बचा, इस बात का जवाब ढूंढने के लिए जब मेरा पेट भरा तो मैं सोचने लगा, अब आगे क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं। कोई जिंदा है तो मिलने की कोशिश करूं। यहाँ गाड़ियां पड़ी हैं, हर चीज़ पड़ी है, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूं। मैंने सामने पड़ी उस गाड़ी को, उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन बिना चाबी के दरवाज़ा खोला नहीं जा सकता था। अब चाबी कहाँ से ढूंढूं? मैं किसी अपार्टमेंट में जाता हूँ ना, किसी न किसी दरवाजे को तोड़कर कोई ना कोई मुझे गाड़ी की चाबी मिल ही जाएगी। इस तरह से यहाँ से दूर भी निकल सकता हूँ। ये दिमाग में आइडिया आया और मैं एक बिल्डिंग में गया। एक अपार्टमेंट का दरवाज़ा तोड़कर वहाँ कुछ लाशें थी, उनकी जेबें टटोली, आसपास पड़ी कोई चाबी ढूंढने की कोशिश की। कहीं कोई गाड़ी की चाबी नहीं मिली मुझे। उसके बाद 2-3 और अपार्टमेंट्स में गया था मैं। वहाँ जाकर भी जेबें टटोलता रहा, कुछ अलमारियाँ खंगालता रहा, कोई चाबी मिल जाए। और एक जगह एक ऐसे ही की होल्डर पर टंगी हुई गाड़ी की चाबी दिखी और उस चाबी को लेकर जब मैं बाहर पहुंचा, बटन दबाता रहा, कहाँ से आवाज़ आएगी, कहाँ से आएगी। दूर खड़ी एक गाड़ी की आवाज़ आई। ये मर्सिडीज़ की गाड़ी थी, काफ़ी महंगी वाली। मैं इसके सपने देखता हूँ कभी चला पाऊँगा। आज चलाने का मौका मिला, घर में जाकर चाबी उठाकर लेकर आ गया। लेकिन अगर वो वापस लेना चाहे तो ले सकता है, 10 मिनट में रुकूंगा। मैं गाड़ी में बैठा इंतज़ार किया, कोई लेने नहीं आया तो मैंने समझा ये मेरी। गाड़ी चलाने लगा। मुझे लगा इस शहर में कुछ हो गया है, कोई धमाका हुआ है, कोई गैस फैली है, सब मर गए, मैं बच गया। मुझे यहाँ से तेज़ी से दूर निकलना होगा। गाड़ी लेकर उस शहर से बाहर निकलने की होड़ थी। गाड़ी इतनी तेज़ थी कि गलती होती कोई गाड़ी के नीचे आ सकता था, लेकिन कोई जिंदा होता तो ही ना। मैं लगभग 4 बजे तक गाड़ी चलाकर उस शहर से बाहर निकल आया। एक गाड़ी ना दिखी, एक इंसान ना दिखा, जैसे हर किसी का अंत हो गया हो, खत्म, हर तरफ खत्म। कई जगह लाशें दिख रही थी, कोई ऐसी जगह सड़कों के किनारे होमलेस, कोई जिंदा नहीं, हर कोई मर चुका था। शहर की हद से बाहर निकलकर वो खाली मैदानों के बीच से चौड़ी सड़क, लेकिन कोई गाड़ी नहीं दिख रही। मैं इंतज़ार कर रहा था कोई तो दिखे, कोई ना कोई तो दिखे इस शहर से बाहर, कोई तो बचा होगा। या पूरे देश पर कोई ऐसा हमला हुआ है कि हर इंसान को मारकर रख दिया किसी ने। शहर से बाहर निकलकर मैं रेडियो टावर तक पहुंचना चाहता था। उस रेडियो टावर में मैं इस्तेमाल कर सकता हूं किसी न किसी चीज़ का। उसका इस्तेमाल करने के बाद मैं सिग्नल भेजने की कोशिश करूंगा बाहर की तरफ। इंटरनेट पर भी मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन हर किसी को फ़ोन लगाया, मैसेज किया, रिप्लाई कहीं नहीं मिला। तो शायद हमारे इस शहर, इस इलाके से ही बाहर कहीं कोई रेडियो सिग्नल का जवाब तो देगा ही। मैं पहुंच गया रेडियो टावर तक। अब शाम का वक्त होने वाला था और रेडियो टावर के अंदर लाशें ही लाशें थी। आराम से मैं हेडक्वार्टर तक पहुंच गया। वहाँ उन मशीनों को चेक कर रहा। उन्हें चलाना तो आता नहीं था, लेकिन इंटरनेट पर हर चीज़ की वीडियो आपको मिल ही जाती है। उसकी वीडियो भी ढूंढ निकाली, कैसे सिग्नल भेजे जाते हैं, कैसे सिग्नल रिसीव किए जाते हैं। वहाँ ऑटोमेटिक रेडियोस चल रहे थे जो 24 घंटे चलते रहते हैं, जिन पर गाने चलते ही रहते हैं रिपीट पर। लेकिन कोई ऐसी आवाज़ नहीं सुनी जो बिल्कुल लाइव हो, कोई इंसान जो मुझसे बात करना चाहता हो। मैंने सिग्नल भेजे हर तरफ सिग्नल भेजता ही गया, जवाब कोई नहीं मिला। उसके बाद जब 1 घंटा वहाँ भी बिताया, मैं निराश हो गया था। किसी दूसरे देश से भी कोई सिग्नल नहीं आ रहे। ये रेडियो टावर इतना बड़ा है, हर देश से सिग्नल आ सकते हैं, लेकिन सिग्नल आ ही नहीं रहे थे। मैं रेडियो टावर से बाहर आ गया। वहाँ नीचे आते वक्त मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जब पूरी दुनिया खत्म हो जाए, आपको लगे आप बस अकेले हैं, तो क्या करना चाहेंगे? आप बताइए क्या करना चाहेंगे? मैं बस मायूस था, सन्न था, समझ ही नहीं पा रहा था क्या करूं। खाली जगह ढूंढ रहा था। कई ऐसे गोदाम थे उस इलाके में, और उन गोदामों के पास से गुजरता तोड़ने की आवाज़ें आती,
जैसे उन गोदाम की उन शेड पर जो टीन से बनी हुई थी कोई वहाँ कोई पत्थर मार रहा हो, तोड़ने की कोशिश कर रहा हो, ऐसी आवाज़ें निकाल रहा हो। ये आवाज़ें गूंजती जब मैं करीब से निकलता और अचानक मेरे उस गाड़ी के हॉर्न से शांति हो जाती। एक गोदाम में मैं रुका था, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डरता रहूं और इंसान यहाँ छिप कर बैठे हों जो बहुत मेरे जैसे ही डरपोक हों। मैं एक ऐसे गोदाम में रुका जहाँ से मुझे एक आवाज़ सुनाई दी थी। उसका दरवाज़ा खोलकर जब मैं अंदर गया, अंदर मुझे एक आदमी ने जकड़ लिया, पीठ पीछे से जकड़ लिया था, गर्दन को जकड़ लिया और उसके बाद कहने लगा, तू धूप में कैसे गया? क्या तुझे कुछ हुआ नहीं? बता बता, बाहर कैसे जा सकते हैं? बता। मैं एक पल के लिए सन्ना हो चुका था। जब वो गंदी सी बदबू उससे आ रही मैंने सूंघी, ये कोई ऐसी बदबू नहीं थी जो हमारे शरीर से आती है। अगर हम किसी गटर में भी चले जाएं, इतनी गंदी बदबू नहीं आती जो हमें परेशान करे। ये बदबू कब्रिस्तान से आती है, ये मुर्दा घर से आने वाली बदबू थी। उस बदबू को सूंघते ही एक पल में हज़ारों कैलकुलेशंस कर ली थी मैंने। मैं समझ गया था ये कौन है जो मुझे पीठ से जकड़कर इस तरह से पकड़े हुए है और किस सवाल का जवाब पूछ रहा है। मैंने कहा, बाहर बहुत आसानी से निकला जा सकता है। हमें शरीर के एक अंग को ढकना होगा। वो अंग है हमारा माथा। तूने माथा नहीं ढका ना? मैंने जान लिया माथा ढकने के बाद बाहर निकला जा सकता है। मैंने एक छोटी टोपी पहनी थी, वो टोपी उसने मेरे सर से उतार ली, फिर खुद पहनकर कहने लगा, अब मैं जा सकता हूँ ना? और तू अभी मरा लगता है, तूने वो देखा नहीं है? मैं बाहर जाने वाला हूँ और अब तू अपना खुद देख। जैसे ही टोपी पहनकर भागकर वो बाहर पहुंचा, शरीर जलने लगा। जब वो अंदर आना चाहता था, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद, उसकी एक चीख ही निकली थी। अचानक शायद वो राख बन गया। वो टोपी राख के कारण थोड़ी काली हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने सर पर पहनी। ये मेरी आदत है, सर पर थोड़ी सी जैसे कम बालों जैसी हालत है, इसलिए मैं टोपी पहनता हूँ। और अब वो टोपी मैंने फिर से पहन ली थी। अब मैं उस गोदाम से दूर निकल पड़ा। जब गाड़ी के पास जाने ही वाला था, पास के ही एक गोदाम से फिर से आवाज़ आई, कैसे तू बाहर कैसे निकला? बता तो सही। मैं अब कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं ये जानता था यह मुर्दा है। अब कोई था जिससे मैं बात कर सकता था, भले ही वो मुर्दा हो, लेकिन अगर मैं जिंदा हूं, वो मुर्दा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। सवालों के जवाब तो वो दे सकता है ना। मैं खुद को संभालता हुआ, मैं खुद को डरपोक मानता था, लेकिन आज मैं खुद को संभाल रहा था, उस गोदाम की तरफ बढ़ रहा था। जब मैं गोदाम के करीब गया, अंदर से वो आदमी बोल रहा था। उसकी एक आंख नजर आ रही जो गली सी लग रही थी। समझ में आ गया ये मुर्दा है। मैं खुद को मुर्दा दिखा रहा था। मैंने उसको कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन एक तरकीब है जिससे मैं बच पा रहा हूँ। मैंने शरीर पर ना एक मिट्टी लगाई है, उस मिट्टी से मुर्दे रोशनी में निकल सकते हैं। उसने अंदर से कहा, मुझे वो मिट्टी दे, मैं भी बाहर निकलना चाहता हूँ। तब मैंने उसको कहा, नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम तो जिंदा भी हो सकता है तुम मुर्दा हो ही ना, और तुम मुझ पर हमला कर दो। उसने कहा, नहीं, मैं मुर्दा हूँ, अब क्या बताऊँ? बाहर निकल कर दिखाऊं? मेरा शरीर जलने लगेगा, तू समझ जाएगा। मैंने कहा, नहीं, रुक, बाहर मत निकलना। देख, मैं तुझ पर यकीन तो करना चाहता हूँ, लेकिन यकीन कर नहीं पा रहा। जहाँ से मैं आया ना पीछे से, वहाँ तो मुर्दे एक दूसरे को काटने पर लगे हुए हैं। वहाँ मैंने एक लड़के को देखा जो जिंदा था। उस बेचारे को तो जैसे सबने काट कर उसके शरीर को अलग कर दिया। वो कहने लगा, जिंदा कैसे आ सकता है? जिंदा तो कोई बचना ही नहीं चाहिए ना। इस दिन कोई जिंदा नहीं रह सकता। मैं घबरा गया। मैंने उससे सवाल किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बता तो सही, कुछ मुझे पता ही नहीं है। उसने कहा, तुझे नहीं बताया गया? वो गूंजती हुई आवाज़ तेरे कानों तक नहीं पहुंची? ऐसा कैसे हो सकता है? तू कब मरा था? मैं तब बड़ी तेज़ी से कैलकुलेशंस कर रहा था। कुछ तो है जो मुझे नहीं पता, तो मैंने कह दिया, परसों मेरी मौत हुई थी। परसों का दिन मैंने देखा, बहुत बुरी हालत थी मेरी। मुझे पता था मैं नहीं बचने वाला, लेकिन मैं जैसे आज सुबह उठ गया, मैं समझ नहीं पाया कैसे। उसने कहा, अरे यार, तूने आवाज़ नहीं सुनी? वो आवाज़ कब से हमारे कानों में गूंजती थी। ये तारीख हमें बताई जाती थी, हमारे उठने का समय।
मुर्दे जिंदा होंगे इस दिन और मुर्दे जिंदा हो गए। तुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं बताता हूँ, पहले मुझे बता मिट्टी कहाँ है। ये मिट्टी की जानकारी मुझे क्यों नहीं, ये मिट्टी की जानकारी मुझे क्यों नहीं। हमें तो कहा गया है बाहर नहीं निकलना है जब तक रात नहीं होती, और जब रात होगी तुम्हारा राज होगा। जहाँ जाना चाहते हो जा सकोगे, जो करना चाहते हो कर सकोगे। वो पूरी रात आज़ादी की रात होगी। तुम तो दिन में भी आज़ाद हो गए। बहुत नाइंसाफ़ी है, नाइंसाफ़ी है मेरे साथ, नाइंसाफ़ी है, बाकियों के साथ नाइंसाफ़ी है। बता दो मुझे बाहर जाना है, मुझे बहुत कुछ करना है, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं जानता हूँ अंधेरा होने वाला है, लेकिन अगर पहले बता दोगे मैं पहले निकल सकता हूँ। उसकी बातें मुझे डराती जा रही थी और मैंने उसको कहा, मैं समझ ही नहीं पा रहा, हम जो मुर्दा हैं वो जिंदा कैसे हो गए? और क्या सब इंसान मर गए? क्या सब इंसान मर गए धरती के? उसने कहा, हाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? वो आवाज़ नहीं सुनी थी तुमने? वो आवाज़, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, हम जिंदा हो जाएंगे। मुर्दों का दिन है, जिंदा का नहीं। मैंने उससे बातों बातों में पूछने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का जिंदा था, वो हिल रहा था, चल रहा था। मुर्दों ने उसे पकड़ा, उसे मारने की कोशिश की। बताओ कुछ, कैसे वो जिंदा था? वो सोचने लगा, जिंदा हो सकता है कोई बच गया हो सकता है कोई बच गया हो। उन्होंने उसे मारा तो ठीक किया, मारकर अपने जैसा बनाने की कोशिश की। मैंने कहा, नहीं, उसे क्यों मारा? अगर कोई जिंदा है तो कोई कारण होगा ना? क्या अगर और कोई जिंदा मिला तो तुम उसे मार दोगे? उसने कहा, मार दूंगा, मुझे नहीं पता, मैं मार भी दूंगा, कोई फ़र्क थोड़े ना पड़ेगा। अगर मैं किसी मुर्दे को मार दूंगा जो पहले से मरा है तो उसे मरा घोषित किया जाएगा या जिंदा कहा जाएगा? जो तुम जिंदा की बात कर रहे हो, अगर वो जिंदा है, मैं उसे मार दूं तो क्या वो मुर्दा बन जाएगा? अगर वो मुर्दा बन गया तो फिर मुर्दों का दिन है, वो तो जिंदा रहना चाहिए ना। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा जिसकी तुम बात कर रहे हो। क्या सच में वो जिंदा था या मुर्दा था? उसकी ये बातें मेरे सर में जैसे भूचाल ला चुकी थी। ऐसे पागल मुर्दे से बात नहीं कर सकता मैं, ये क्या कह रहा है? लेकिन इससे ये तो पता चलता है कोई जिंदा अगर मरेगा तो वो भी मुर्दा बन जाएगा, और ये मुर्दों का दिन है तो वो उठ खड़ा होगा। यानी अगर मैं मर जाऊंगा तो क्या मैं मुर्दों की तरह उठकर यहाँ घूम पाऊंगा? लेकिन उनका क्या, जो जिंदा थे वो भी तो मरे हुए हैं, वो तो उठे नहीं। नहीं, यानी मैं अगर मरा तो उठ नहीं सकता। ये झूठ बोल रहा है, पागल है। तब मैंने वहाँ ज़मीन से मिट्टी उठाई। अब मिट्टी को अंदर एक लिफाफे में भर कर रखा और कहा, पूरे शरीर पर लगा ले, पूरे शरीर पर, यह है वो मिट्टी, बाहर आ सकता है तू। मैंने उसको मिट्टी दी और गाड़ी से मैं निकल गया। मैं जानता था उसके साथ क्या हुआ होगा, वो बाहर निकला होगा मेरी तरह, और क्या हुआ होगा मैं पहले से उसका अंदाज़ा लगा कर आया था। उस गाड़ी को लिए मैं अब अपने शहर वापस जाना चाहता था। मुझे बाकी शहरों के बारे में नहीं पता, मैं दूर जाऊंगा और ख़तरे में पड़ूंगा, और अंधेरा होने वाला है। मुझे अपने शहर का पता है, अगर अंधेरे में हर मुर्दा बाहर निकलने लगा तो मैं नहीं बच पाऊंगा। मुझे छिप कर रहना है, उनसे छिप कर। कब तक, इसका जवाब मुझे नहीं पता था। रात का अंधेरा होने से पहले ही मैं अपने घर पहुंच गया था। अब अपने 7वें फ्लोर से खिड़की से नीचे देख रहा। आज मेरा सर नहीं घूम रहा था। हमेशा ऊंचाई से मेरा सर घूमा करता था, लेकिन अब तो मैं नीचे देख रहा चल क्या रहा है। उस सन्नाटे को चीरती हुई कुछ आवाज़ें बाहर से आने लगी थी। धीरे धीरे कुछ लोग नीचे दिखने लगे थे। सबकी चाल साफ बयां कर रही थी, जिंदा इंसान नहीं है वो, कुछ और है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी थी, लेकिन सबसे अजीब चीज़, वहाँ सिर्फ साधारण इंसान ही नहीं थे, कुछ बड़े बड़े जीव भी। कुछ ऐसे जिनका कद 12 से 13 फुट होगा, बड़े बड़े कंधे, 2 पैरों पर चलते हुए जैसे शैतान से नजर आ रहे थे, और उनके हाथ में बड़े बड़े हथियार भी थे। मैं अपने घर में सिमटा हुआ बस इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा। अंधेरे में मुझे छिपकर रहना है, जैसे ही रोशनी होगी मैं बाहर निकल लूँगा। लेकिन मुझे क्या पता था
रात को क्या क्या देखने को मिलेगा। थोड़ी देर बाद जब मैं अपने कमरे में छिपकर बैठा था, मेरा वो बेडरूम का बेड धीरे धीरे हिलने लगा। धीरे धीरे ऐसा हिला कि आवाज़ें करने लगा और बाद में मेरा वो बेड पलटा। उस बेड के नीचे से एक काले रंग का अजीब सा जीव, मैं क्या कहूँ, वो इंसान जैसा तो लग रहा था लेकिन पूरी तरह से काला, और उसका जो मुंह था वो लगभग 3 फुट लंबा था ऊपर की तरफ। वो जैसे पारदर्शी भी था, जैसे उसका शरीर कोई जेली से बना हुआ हो। वो मुझे देखते ही हंसने लगा। बस तुम्हारा ही इंतज़ार था, कब से नीचे रहता हूँ मैं, तुम्हें देखता रहता हूँ, आईने के पास जाता हूँ, तुम्हारी यादें पाता हूँ, कब मैं तुम्हें पकड़ूंगा, कब हाथों से जकड़ूंगा, कब तुम्हारा खून पीऊंगा, कब तुम्हें ले जाऊंगा। मुझे हमेशा लगता था एक ना एक दिन मैं आऊंगा। लो मैं आ गया मैं तुझे लेने के लिए। मैं डरा हुआ था। कौन है तू? मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरा नींद का शैतान, जो तेरे सपनों में आता हूँ, तुझे डराता हूँ, कहावतें सुनाता हूँ, तू समझ नहीं पाता। क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं, कैसे मारूँ तुझे, कैसे डुबोऊं, तू समझ नहीं पाता। आज आ गया तेरे सामने, अब नहीं मैं छोड़ूंगा। उसने बस इतना कहा था, मैं समझ गया वो मुझे मारना चाहता है। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागा और बाहर ऐसे काले शैतान और भी मिल रहे थे। ढेर सारे वो शैतान जो मुझ पर हंस रहे, लेकिन किसी ने मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की। वो तो अपने अपने उस दरवाजे के करीब खड़े, कभी अंदर कभी बाहर, आधे जैसे पारदर्शी दरवाज़ों के आर पार पहुंच जाते हों। लेकिन जो मेरे बेड के नीचे से निकला था ना, वो तो मेरा पीछा कर रहा। मैं लिफ्ट चलाना चाहता था, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा जितने में खुलता वो मेरे करीब आ गया। उसकी डरावनी कहावतें और उसका वो जुनून मुझे मारने का। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा। 7वीं मंजिल से नीचे उतरना बड़ा मुश्किल भरा होता है, घुटने जवाब देने लगते हैं, लेकिन फिर भी जब आपके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल हो, आप उतर आते हैं। मैं अब उस बिल्डिंग से जब बाहर निकला, भागता हुआ देख मुझे कई वो मुर्दों ने पहचाना। भीड़ से आवाज़ें लगने लगी थी, ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये जिंदा है। मैं उनसे दूर भाग रहा, वो मेरे पीछे पीछे भाग रहे। ये रात का वक्त था, कोई छिप नहीं रहा था, कोई बच नहीं रहा था, बल्कि मुझे उनसे दूर निकलना था। स्ट्रीट लाइट हो या कोई भी रोशनी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रही। भाग रहा मैं। भागते भागते मैं अपनी ही बिल्डिंग पर घूमकर पीछे एक जगह छिपा। ये एक डस्टबिन था, लेकिन वो बाहर से आ रही आवाज़ें, ढूंढो से। मैं छिपा रहा। मुझे लगा पूरी रात मैं यहीं डस्टबिन में छिपकर गुजार दूंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, मेरा पैर किसी ने पकड़ा। कोई मेरे कपड़े के अंदर से सांप की तरह रेंग रहा था, लेकिन सांप है नहीं, काटा तो रेंगने दो। बाहर तो मुर्दे हैं जो मुझे मारना चाहते हैं। रेंगता हुआ वो सांप जब मेरी गर्दन से वो कपड़े से बाहर निकला, ये सांप नहीं, ये हाथ था, लंबा हाथ किसी चीज़ का, जो मेरे मुंह पर पहुंच गया। और नीचे से आवाज़ आई, नर्म गर्म शरीर, कौन हो तुम? ऐसी जगह पहली बार आए हो, देखा नहीं, तुम इंसान हो जिंदा। ये कहा था उसने, और मैंने वो नरम सी चीज़ जो कपड़े के अंदर थी खींची। मैं डस्टबिन से बाहर, और टूट चुकी थी वो बाजू थी किसी अजीब से प्रेत की, जो डस्टबिन के अंदर था, झांकता था शायद बीच से, लेकिन निकल नहीं पाया। उसकी बाजू मेरे कपड़े के अंदर ही हिल रही, सांप की तरह लहरा रही। मैं उसी समेत वहाँ से भागा और फिर से मुर्दे मेरे पीछे लग गए। अब मेरे पास कहीं जाने का कोई और रास्ता नहीं था। एक ही तरीका था, वो गाड़ी, वो मर्सिडीज़ गाड़ी जो मेरी उस बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी, मैं ही तो चुरा कर लेकर आया था। उसी के सहारे तो भाग रहा था। चाबी बीच में लगी थी, कोई जिंदा ही नहीं था, चुराता कौन? मैं भागा उस गाड़ी की तरफ। मैं जैसे ही गाड़ी में बैठा, कई मुर्दे गाड़ी के टायरों को पकड़ रहे थे। एक बड़ा वो शैतान सा
जिसने गाड़ी को पीछे से उठाने की कोशिश की, लेकिन उसमें शायद ज़्यादा जान नहीं थी, इसीलिए वो गाड़ी को ज़्यादा ऊपर तक नहीं कर पाया। मैंने गाड़ी जल्दी से स्टार्ट की और भगाने की कोशिश की, वो पीछे रह गया। बाकी मुर्दे गाड़ी के ऊपर चढ़े थे। फिल्मी सीन था पूरा, लेकिन फिल्मों में वो सब जिंदा होते हैं, यहाँ तो सब मरे पड़े थे। मैं गाड़ी बार बार ब्रेक लगाता और कई मुर्दे ऊपर से नीचे गिर जाते। कई ने तो साथ वाली उस खिड़की को तोड़ डाला था अपने हाथों से। अब कांच टूटा था, वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे, और मैंने भी फिल्मी स्टंट ही दिखाए थे। जो खंबा आता साइड में मैं गाड़ी घिसेड़ देता और वो नीचे गिर जाते। ऊपर वाले तो ब्रेक लगाते ही गिर रहे थे, लेकिन एक था जो बोनट पर बैठा हुआ मेरी तरफ देख रहा। ना तो वो सामने वाली उस विंडशील्ड को तोड़ रहा था और ना ही गिर रहा। जैसे बोनट को ऐसे पकड़ रखा कि जहां मैं जाऊंगा वहां वो जाने वाला था। मैंने भी शहर से बाहर गाड़ी भगानी शुरू कर दी। मुर्दे ही मुर्दे हर तरफ थे, मैं भी उड़ाता गया। अब ज़ॉम्बी वाला खेल शुरू हो गया था। ये जैसे ज़ॉम्बी थे फिल्मों में जो करते हैं, मैं वैसा कर रहा। गाड़ी ऊपर चढ़ाता गया, वो आते गए मैं चढ़ाता गया, वो आते गए मैं चढ़ाता गया। अगर मैं शहर में ऐसा कुछ दिन के वक्त इंसानों में करता, अब तक पुलिस वाले मुझे पकड़कर जेल में डाल चुके होते, शायद मेरी कुटाई भी बहुत हो चुकी होती। लेकिन मैं तो मुर्दों को मार रहा था जो तभी मर नहीं रहे थे। कई के ऊपर से गाड़ी मैंने निकाल दी, उनकी छाती का कचूमर बन गया। टांगे अलग से हिल रही थी, सर अलग से हिल रहे थे, और जो बाजू किसी प्रेत की थी मेरे कपड़े के अंदर, वो अभी हिल रही, मेरी दाढ़ी को खुजाए जा रही। मैं बार बार उससे बचने की कोशिश करता। सामने बोनट पर लेटे हुए उस मुर्दे का भी मैं इंतजार कर रहा था। मुकाबला तो इससे भी करना ही होगा। बहुत समय मैंने गाड़ी भगाई। मैं शहर से बाहर की तरफ निकल आया। मुर्दे तो हर जगह थे। बहुत समय गाड़ी चलाई। जब गाड़ी चलाते चलाते उसमें फ्यूल कम होने लगा, तब घबराहट बढ़ रही थी। लगभग 2 बजे रात तक मैंने गाड़ी चलाई। गाड़ी में एवरेज में ही चला रहा था ताकि तेल खत्म ना हो जल्दी, लेकिन अब मुझे तेल भरवाना था। तेल भरवाने के लिए मैं गैस स्टेशन के करीब से 2 बार गुजरा। वहाँ कुछ लोग थे, शायद मैं उन्हें अगर आसपास घुमाता रहूं, एक तरफ मैं वो गैस स्टेशन का पंप अंदर डाल दूं गाड़ी के, गाड़ी जब फुल हो जाए मैं भगा लूँगा। लेकिन वो मुर्दा जो बोनट पर चिपका हुआ, वो ऐसे देख रहा था जैसे बहुत चालाक हो। कोई कमीना रहा होगा जिंदगी में, आज मुझको फंसाना चाहता था। लेकिन जब कुछ ना बचे तो आपको उनसे भी लड़ना पड़ता है। डरपोक कोई नहीं होता, कोई डरपोक नहीं होता। मैं आज समझ गया था। दुनिया का सबसे डरपोक इंसान था मैं। लेकिन जब आप मरने के करीब पहुंच जाते हैं, आपको पता है कोई रास्ता नहीं है, आप बहादुर बन जाते हैं। इतने मुर्दों पर मैंने गाड़ी चढ़ाई थी, अपने हाथ से उनसे लड़ने की कोशिश की थी। मैं जैसे बहुत बहादुर बन गया। हमारी मजबूरियां, हमारा परिवार, हमारे छोटे छोटे डर, हमारे कर्ज हमें डरपोक बनाते हैं। हर इंसान बहादुर होता है। आज मैं समझ गया था। मैं 2-3 बार गाड़ी घुमाकर गैस स्टेशन के करीब से निकाल चुका था। वो कमीना भी समझने लगा था मैं क्या करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं गैस स्टेशन पर गाड़ी को धीमी करके रोक पाया सही जगह, मैं गाड़ी से बाहर और वो मेरे पीछे पीछे। मैं गाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहा था, उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। आगे मुझे एक ऐसी चीज मिल गई। ये एक रेंच था जो मेरे हाथ आ गया। घुमाकर मैंने उसकी छाती पर 2 बार दिया। वो पीछे गिरा, उसे दर्द नहीं हुआ, फिर से उठ खड़ा हुआ। इतने में मैंने गैस का वो पंप उस गाड़ी के पीछे लगा दिया था ताकि उसमें पेट्रोल भरना शुरू हो जाए। पेट्रोल जैसे जैसे भरता गया, वहाँ आसपास कई मुर्दे नजर आने लगे थे। मैं इधर घूमता उधर घूमता, हर किसी से बचता, लेकिन वो जैसे मुझसे दूर चला गया। उसने शायद मुझे छोड़ दिया। वो चालाक मुर्दा। लेकिन बाकी मेरे पीछे थे, धीमे थे, कुछ की टांगे नहीं, कुछ की बाजू नहीं। उन्हें तो आसानी से फंसाया जा सकता था। जैसे ही कुछ घरों के आसपास से घूमकर मैं गैस स्टेशन के अंदर आया, वो गाड़ी का पेट्रोल फुल था, लेकिन पीछे से बंद करके उस कमीने मुर्दे ने गाड़ी चलानी शुरू कर दी। वो गाड़ी आगे भगा रहा, मैं गाड़ी के पीछे पीछे। अब कोई रास्ता नहीं, ये गाड़ी ले गया तो मैं बचने वाला नहीं। इस मुर्दे को, बाकी मुर्दों को कैसे संभालूंगा, ये सवाल था मेरे अंदर। लेकिन वो गाड़ी लेकर दूर निकल गया।
वो चीखें मार रहा जैसे उसे मजा आ रहा हो। अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा कमीना रहा होगा वो। आखिर एक जिंदा इंसान की गाड़ी चुरा कर चला गया जो बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तब तक मेरी समझ में आ गया था, तरकीब तो और लगानी होगी। मैं बाकियों से पीछा छुड़ाते वहां पीछे जैसे गैरेज था, कई गाड़ियां खड़ी थी। उन गाड़ियों में से कोई ना कोई गाड़ी में तो चाबी लगी होगी, कोई ऐसी गाड़ी जो बिल्कुल ठीक हो। ऐसी गाड़ी मिल गई, उसमें फ्यूल भी काफ़ी ज़्यादा था। मैं उस गाड़ी को लेकर फिर से चलाना शुरू हो गया। मैं अब कई मुर्दों को उड़ाता हुआ कई जगह घूम रहा, बार बार सड़कों के बीच से निकाल रहा। मुझे तो बस गाड़ी चलानी थी पूरी रात। कई मुर्दे गाड़ी पर चढ़ते, फिर मैं उन्हें गिरा देता। लेकिन बार बार कई रास्तों पर, कई चौराहों पर, कई ऐसे मोड़ पर मुझे एक और गाड़ी चलती हुई दिखती। वही वाली गाड़ी जो मैंने चुराई थी, उसने नहीं छोड़ी। वो भी पूरी रात गाड़ी चलाता रहा, मैं भी पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। लगभग सुबह तक जब रोशनी निकलनी शुरू हो गई, तब तक मैं इंतज़ार कर रहा था। वो अंधेरे में छिपने शुरू हो जाएंगे, भागेंगे, रोशनी से भागेंगे। लेकिन सुबह के 6 बजे वो गाड़ी जब मैं एक जगह से निकाल रहा था, बिल्कुल सन्नाटा, कोई लाश नहीं, कोई मुर्दा नहीं। लेकिन कई जगह मुझे लोग नजर आए। ये वो लोग थे जो जिंदा लग रहे, लेकिन मैं डरा हुआ, किसी को कुचलना भी नहीं चाहता था। कई जगह गाड़ी धीमी की और कुछ बात करने के लिए करीब आ रहे, कुछ ऐसे लोग जो समझ नहीं पा रहे क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन तब तक मैंने देखा घरों से लोग बाहर आ रहे, ग्रोसरी स्टोर से बाहर आ रहे, जो मर चुके थे जैसे वो जिंदा हो गए हों। मैं सीधा अपनी बिल्डिंग के पास गया। वहाँ भीड़ लगी हुई, पड़ोसियों की भीड़, ऊपर वाली बिल्डिंग में जो अपार्टमेंट थे उनकी भीड़, जैसे कई लोग जान पहचान वाले जिंदा। नब्ज चेक की थी मैंने उनकी, नब्ज। मुर्दा कोई नहीं था, सब जिंदा थे और उन्हें कुछ याद नहीं। आखिर तारीख कैसे बदली, क्या हुआ रातों रात। मैं उसके बाद पुलिस स्टेशन तक गया था। सब जिंदा हो गए थे, जो मरे हुए सब जिंदा हो गए थे। वो बूढ़ा आदमी भी, वो ग्रोसरी स्टोर वाला लड़का भी, सबसे मिला मैं। पुलिस स्टेशन में मैंने रिपोर्ट लिखाई क्या क्या हुआ। वो भी यकीन नहीं कर पा रहे और उन्हें भी लग रहा कुछ हुआ तो है। अगर सब मरे थे तुम जिंदा कैसे थे? अगर सब जिंदा थे तो तुम मरे हुए कैसे हो? मैं कंफ्यूज सा हो रहा था। पुलिस स्टेशन से बाहर आकर मैं सबकी आंखें देख पा रहा। एक दिन जब सब कुछ बंद पड़ गया, एक दिन जब मुर्दा जिंदा हो गए, ये बात मैं जानता था। बाकियों को सिर्फ इतना पता था कि एक दिन जैसे गायब हो गया। पूरी की पूरी धरती पर लोग सोए रहे। मुझे पता था वो सोए नहीं, सब मर गए थे जो जिंदा थे, और जो मुर्दा थे वो उठ खड़े हुए थे एक दिन के लिए। मेरी बात पर आज तक कोई यकीन नहीं करता। मैं चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ, हर कोई मेरा मजाक बनाता है। किसी को याद नहीं उस दिन क्या हुआ। धीरे धीरे सबकी याददाश्त भी जैसे गायब हो गई। दोपहर तक सब भूल गए थे कि वो पिछले दिन क्या कर चुके थे। किसी को कुछ याद नहीं, किसी को ये पता तक नहीं कि एक दिन गायब हो चुका है। कोई बता नहीं पाया। मैं आज तक उस दिन को भूल नहीं पाया। कुछ तो हुआ था, ये मुर्दों का दिन था, कुछ तो हुआ था। क्या आपको याद है 15 दिसंबर साल 2017 को आप कहाँ थे? कोई तस्वीर, कुछ भी? मेरा यकीन कीजिए आपके पास कुछ नहीं होगा। आप भी उस दिन मुर्दा थे, पूरी दुनिया के हर इंसान मुर्दा थे। कुछ नहीं होगा उस दिन। झूठी यादें होंगी आपके दिमाग में, झूठी यादें जो कहाँ से आई मैं नहीं जानता। बस एक दिन जब मुर्दा जिंदा हो गए थे। शायद भविष्य में भी ऐसा कभी हो, लेकिन मैं ही क्यों बचा था? मुझे इसका जवाब आज तक नहीं मिला। अगर आपके पास जवाब है तो मुझे भी ज़रूर बताएं। अगर आप उस दिन जिंदा बचे थे तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपसे भी बात करना ज़रूर चाहूँगा।